ये जो आपका सेप्टिक अर्थराइटिस है, सेप्टिक अर्थराइटिस का मतलब है कि आपका जो किसी कोई एक जॉइंट, पूरी बॉडी में कोई एक जॉइंट जो होता है वो पेनफुल हो जाता है। ठीक है, वो पेनफुल हो जाता है और रेड रेड हो जाता है। पेनफुल हो जाना किसी एक जॉइंट का और रेड हो जाना, और उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी कम हो जाती हैं। तो पेनफुल हो जाना, रेड हो जाना और हॉट हो जाना। हॉट हो जाए, रेड हो जाए, पेनफुल हो जाए कोई एक जॉइंट, और उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट भी कम हो जाए। आप उसकी पैसिव मूवमेंट, आप पकड़ के भी उसके मूवमेंट, यानी कि अगर वो खुद मूव नहीं कर सकता तो हो सकता है ना, एक होता है उसे आप कहीं अपना पाँव ऊपर करो, तो जब पाँव ऊपर करता है तो ये उसकी एक्टिव मूवमेंट है। लेकिन एक होता है कि डॉक्टर खुद पकड़ के उसका पाँव जो है ना वो फ्लेक्स या एक्सटेंड करता है, तो इसे पैसिव मूवमेंट कहते हैं। तो उसकी पैसिव मूवमेंट या उसे खुद आप ऑर्डर दें, तो दोनों मूवमेंट जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, नहीं हो पाती है और बहुत पेनफुल होता है। और इसका फीवर भी, इसको फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें मिलें, हाई ग्रेड फीवर मिल जाए, हॉट रेड जॉइंट मिले, और कोई एक जॉइंट हो सारी बॉडी के नहीं, और रेंज ऑफ मूवमेंट जो है उसकी एक्टिव और पैसिव मूवमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं, कम हो जाएं, तो ये इसे कहते हैं, ये सेप्टिक अर्थराइटिस है, और ये टिपिकल एमसीक्यू आता है। और दूसरी बात ये कि रेंज ऑफ मूवमेंट ठीक है, बाकी वाले सिम्टम वही हैं जो मैंने अभी बताए, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है। तो फिर ये ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस में जो है रेंज ऑफ मूवमेंट प्रिजर्व रहती हैं। तो अब हमने ये करना है, ये इसकी प्रेजेंटेशन थी। अच्छा, इसका डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? वो डायग्नोसिस ई मेडिसिक्यू बैंक के तकरीबन 12 MCQ हैं इसके ऊपर, और 12 MCQ में उसने बार बार एक ही चीज़ पूछी हुई है, और वो है आर्थोसेंटिसिस, कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है, क्या करेंगे आप? आर्थोसेंटिसिस, यानी कि आप ये जो जॉइंट है इधर से नीडल के थ्रू सैंपल लेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। आर्थोसेंटिसिस इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप। जब आपने डायग्नोसिस, आपको सस्पिशन हुआ, तो उसके बाद इसे आर्थोसेंटिसिस का मतलब है नीडल लेके इसका सैंपल लेना। फिर क्या करते हैं, इधर से साइनोवियल फ्लूइड लेते हैं और उसका साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो ये दोनों नेम इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे। या तो वो कहेगा नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, आप आर्थोसेंटिसिस लिखा हुआ तो वो लिख देना, उसके बाद इसका मतलब है सैंपल लेना और फिर स्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करना। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने पूछा हुआ था एक और एमसीक्यू था उसका, ई मेडिसिक्यू बैंक का, कि इसकी ट्रीटमेंट में क्या है। तो ट्रीटमेंट में जो है वो फ्लू क्लोक्सासिलीन, ये पहला है। अगर तो क्योंकि इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होती है। क्या होती है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस। तो इसके लिए अगर तो वो मेथाइक्सिलिन सेंसिटिव है, तो आप नॉर्मली फ्लूक्लोक्सासिलीन देते हैं। तो ये आप शुरू कर देते हैं जब भी आपका डायग्नोसिस बनता है। ठीक है। तो लेकिन अगर आपका जो बैक्टीरिया है वो मैथासिलिन रेजिस्टेंट है, मैथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एम मर्सा है, मर्सा, तो फिर आप ऐड करेंगे वेंकोमाइसिन। और अगर आपने जो सीएसएफ जो सैंपल लिया था, आर्थोसेंटिसिस किया था, इसका आपने कल्चर करवाना होता है, सीएसएफ एनालिसिस करवाना होता है, तो उधर उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आ गए। तो अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आपके सीएसएफ एनालिसिस कल्चर में आ गए हैं, तो फिर आपने ग्राम नेगेटिव के लिए ऐड करनी होती है सेफ ट्राइएक्सोन। तो वैसे जो ईमेडसीक्यू बैंक के सिर्फ एक एमसीक्यू था जिसने उसने ट्रीटमेंट पूछी हुई थी, वो फ्लूक्लोक्सासिलिन है। अगर आपका उस बैक्टीरिया में मेथासिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो फिर आपने वैंकोमाइसिन ऐड करनी होती है। अगर बाद में आपका कल्चर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी उसमें पाए जाएं, तो फिर आप सेफ्टाइजोन भी ऐड कर देते हैं। एक और बात, एक उसने पूछा हुआ था, इसका ये बताएं कि किसी पर्सन को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, उसने पूछा हुआ था डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। उसने पूछा हुआ था कि ये बताएं कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस क्या है। तो जो एंटीबायोटिक है, अच्छा अगर इधर पस बनी हुई है, पस उधर ही रहती है और आप एंटीबायोटिक देते रहते हैं, तो लेकिन वो जो पस है वो उसको किल होने में, वो तो आपके जो जॉइंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए या तो अगर तो मॉडरेट, अगर तो थोड़ा सा फ्लूइड हो, तो फिर आप करते हैं नीडल एस्पिरेशन, जिसे आर्थोसेंटिसिस कहते हैं। आर्थोसेंटिसिस के दो फायदे होते हैं, एक तो आपने वो लिया, सैंपल लिया और और साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करवाया, तो इसे इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक।
और फिर आपने यहाँ से फ्लूइड भी निकाल लिया, जो रेशा था, जो पस था, उसे भी निकाल लिया, इसे कहते हैं थेराप्यूटिक। तो जो नीडल एस्पिरेशन होते हैं, जिसे आप आर्थोसेंटिसिस कहते हैं, ये आपकी डायग्नोस्टिक भी होती है और ये आपकी थेराप्यूटिक भी होती है। लेकिन अगर मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट फ्यून बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फ्यून बनी हुई है, तो फिर आप करते हैं आर्थोस्कोपिक ड्रेनेज, यानी कि आपने इधर से पस निकालनी होती है, डिब्राइडमेंट करते हैं। तो आर्थोस्कोपिक ड्रेनेज जो है, ये आर्थोस्कोपिक वो ली हुई है उसने, आर्थोस्कोपिक उससे फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। तो ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये वाला है। और इसके एडिशनल जो आप एंटीबायोटिक ऐड कर रहे हैं, वो एडिशनल है, एंटीबायोटिक्स में ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपको पूछो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो इस पस को बाहर निकालना ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। उसमें अगर पस थोड़ी सी है तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपका जो है वो आर्थोसेंटिसिस है। अगर वो स्मॉल सी पस है इधर बनी हुई, अगर वो मॉडरेट एफियन बनी हुई है, तो फिर आपका आर्थोस्कोपिक ड्रेनेज करनी है। और अगर वो लार्ज एफियन बनी हुई है, तो फिर आप ओपन करते हैं जॉइंट को, और जॉइंट को अगर आप ओपन करने से कहते हैं आर्थोडोटमी, ओपन ड्रेनेज करते हैं। तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो ये वाला है सेप्टिक आर्थराइटिस का। लेकिन इसके साथ जो आपने एंटीबायोटिक ऐड करनी है, यानी कि नीडल एस्पिरेशन या आर्थोस्कोपी या आर्थोटमी, ये आपकी अर्जेंट जॉइंट ड्रेनेज, ये आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। फिर आपने इंपीरिकल एंटीबायोटिक ऐड करनी है। इंपीरिकल एंटीबायोटिक आपने कौन सी ऐड करनी है? फ्लूक्लोक्सासिलिन, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, अभी आपने कल्चर नहीं कराया, कल्चर का रिजल्ट अभी नहीं आए हुए, तो आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी एक। और जब कल्चर का रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि इसमें MRSA भी है। तो MRSA है तो आपने वैंकोमाइसिन ऐड कर देनी है, ठीक है। और कल्चर में अगर ये भी आ गया कि उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो आपने सेफ्टाइएक्सोन या सिफोटेक्सिम भी ऐड कर देनी है। तो ये एम्पिरिकल एंटीबायोटिक इसका सपोर्टिव वो है। और आपने 2 से 4 वीक के लिए एंटीबायोटिक देनी होती हैं आईवी। तो बाकी इसमें सेप्टिक आर्थराइटिस में सारी बातें लिखी हुई हैं, कल मैंने बता दी थी कि साइन सिम्टम क्या होते हैं। जॉइंट जो अक्यूट ऑनसेट होता है, स्वेलिंग और वार्म और स्वेलिंग हुई होती है जॉइंट के ऊपर, एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, फीवर होता है आपको हाई ग्रेड, और आप उस पे वो वेट, उस लेग्स पे वो वजन नहीं डाल सकता, सवियर पेन होती है। ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग में भाई फिर सोलर वार्म टेंडर जॉइंट है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आप उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं दे सकते, जबकि ऑस्टियोथ्राइटिस ओस्टियोमाइलिटिस में आप मूवमेंट दे सकते हैं, मूवमेंट प्रिजर्व होती हैं। पेन पैसिव और एक्टिव मूवमेंट दोनों पे होती है, जॉइंट ऑफ फ्यूजन होती है, और सिस्टेमिक साइन में फीवर वगैरह आया होता है। इसकी जो इसका वो है, जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो है सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, जिसमें आप सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करते हैं। उसमें WBC काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WBC काउंट 50,000 से ज्यादा होता है, और उसमें 90% न्यूट्रोफिल होते हैं। तो ये आपका बैक्टीरियल सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ। तो ग्राम ग्राम स्टेन और ग्राम कल्चर भी करते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल टेस्ट, जो आपके स्पोर्टिव टेस्ट हो सकते हैं, वो आपका ESR, जब भी इन्फ्लेमेशन होगी ESR रेज किया होगा, सी रेक्टो प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं, ये रेज किए होंगे, और ल्यूकोसाइटोसिस, ये इन्फेक्शन को शो करता है, यानी कि WBC का ज्यादा होना। तो ये था आपका सेप्टिक आर्थराइटिस। हमने किया क्या, अच्छा ये बच्चों में जो सेप्टिक आर्थराइटिस है, इसमें जो बच्चा होता है उसका जो जॉइंट, ये सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ पड़ा इस जॉइंट पे, तो इसने इन्फेक्शन इन द सिनोवियल फ्लूइड। तो हाँ, जो बच्चे होते हैं उसका जो मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है वो हिप जॉइंट होता है। तो ये मोस्ट कॉमन जॉइंट से इसका सेप्टिक आर्थराइटिस होता है। जो अडल्ट होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है, वो उनका नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो ये अडल्ट में नी जॉइंट, और बच्चों में उसका हिप जॉइंट। तो हिप बच्चे ने फ्लेक्स की होती है, यानी कि इसने ये फ्लेक्स की हुई है, हिप फ्लेक्स की होती है, और एबडक्टर बाहर निकाली हुई है अपनी पेन कम करना। और एक्सटर्नली रोटेटेड, उसकी हिप एक्सटर्नली रोटेट की होती है, फ्लेक्स होती है, एक्सटर्नली रोटेट की होती है, एबडक्टेड फॉर्म होती है, बाहर उसने निकाली होती है, दर्द हो रही है, पड़े हो जाओ, उसने अपनी उसको किया होता है, हिप को बाहर निकाला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था सेप्टिक आर्थराइटिस में जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो आपका आर्थोसेंटिसिस है। आर्थोसेंटिसिस का मतलब है कि सैंपल लेना, स्नोवियल फ्लूइड लेना जॉइंट से, और उसके बाद सिनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस है। जब आप सिनोवियल फ्लूइड को एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, अगर तो उस नॉर्मल ये होता है कि सिनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हेल्दी जॉइंट में क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर होता है।
और उसमें जो WBC होते हैं वो 200 से कम होते हैं। उसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल यानी कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो 20% से कम होते हैं। तो ये फाइंडिंग आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये सिनेरियो आएगा तो आपसे इस तरह पूछा जाएगा। तो क्लियर फ्लूइड हो और फ्यू वाइट सेल हो यानी कि 200 वाइट सेल हो और जो न्यूट्रोफिल हो वो 20% से कम हो, तो इसका मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल है ये वाला। और अगर जो जो फ्लूइड है वो क्लाउडी हो जाए, वो क्लाउडी हो जाए, ओपेक हो जाए, क्लाउडी हो जाए, और मैनी वाइट सेल लो, मैनी वाइट सेल 1000 यानी कि पहले 200 से कम होने चाहिए थे, 200 से कम होने चाहिए थे, लेकिन ये तो थाउजेंड्स में है, तो इसका मतलब है समथिंग बैड। तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। अब हमने इन चीज़ों को देखते हुए CSF एनालिसिस को देखते हुए आपने आपने DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेप्टिक आर्थराइटिस पे आऊँगा। तो जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है उसमें वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसमें जो वो क्लाउडी होगा, टर्बिड होगा, प्रूलेंट होगा, जो सगनोवियल फ्लूइड की जो शेप है वो क्लाउडी होगी, और उसमें WBC 50,000 आपकी पे आजकल डॉक्टर्स की पे भी यार बहुत हालात माठे हैं, जो है 50,000 60,000 होती है मैक्सिमम। तो 50,000 से अबव ये, और आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं नहीं 50,000 नहीं 1 लाख और हो जाए, तो 150 तक हो जाए। तो यहाँ जो पे है 50 से 150 तक जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो PG की 150 तक होती है, या तो 50 to 150,000 तक आपके अगर वो हों WBC, तो फिर आपने सोचना है क्या है, ये सेप्टिक अर्थराइटिस है। और सेप्टिक अर्थराइटिस में जो न्यूट्रोफिल होते हैं, ये भी उसमें लिखा होता है, न्यूट्रोफिल जो है वो 90% हो, तो फिर आपका डायग्नोसिस बनता है सेप्टिक अर्थराइटिस। और नॉर्मल कितने होने चाहिए WBC 200 से कम, और न्यूट्रोफिल 20% से कम होने चाहिए। अब इसके बाद वाला कंडीशन रहती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, गाउट हो, क्योंकि गाउट में भी आपको पता है, गाउट वाला जो पेशेंट होता है उसका भी तकरीबन एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, वो बिग टो ज़्यादातर आमतौर पे वो पेनफुल हो जाता है। ठीक है, तो बिग टो पेनफुल होता है। और सूडो गाउट में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल होते हैं, और रोमाटाइड आर्थराइटिस में बात इन्फ्लेमेशन होती है। तो यहाँ जो जॉइंट होते हैं, यहाँ अगर आप सनोवियल फ्लूइड लेते हैं तो वो भी क्लाउडी होगा, लेकिन उसका WBC काउंट जो है वो 200 टू 20,000, 20,000 से 25,000, 30,000, 35,000 आमतौर पे होता है। तो आप 50 से कम याद कर लें, आप करें कि भाई 20,000 से 50,000 तक। वैसे 1 लाख तक लिखा है, मैं 1 लाख नहीं, मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि 20,000 से सॉरी 2,000 से लेके उसको अ, आप याद कर लें 2,000 से लेके 2K से लेके 50K तक, या 40K तक हों, और उसमें न्यूट्रोफिल जो हैं वो 50% तक हों, 90% नहीं, तो फिर आपकी ये कंडीशन हो सकती हैं। उसके बाद है आपका ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वियर और टीयर की वजह से होती है। वियर और टीयर का मतलब है जब ओल्ड पर्सन हो जाता है, उसका जो सनोवियल फ्लूइड है उसकी अमाउंट कम हो जाती है जॉइंट में, तो जो आपस में उनकी रबिंग होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसमें आपको ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, इसलिए ये क्लियर होगा फ्लूइड। और सनोवियल फ्लूइड इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो 200 से 2,000 तक उसमें WBC होंगे, और जो न्यूट्रोफिल होंगे वो नॉर्मल रेंज में होंगे। तो इसका मतलब है कि WBC थोड़े से ज़्यादा हो, नॉर्मल से ऊपर हो 200 से, और तो फिर वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेशन में गाउट, सूडोगाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो WBC काउंट है वो 2,000 से लेके आप 40,000 तक याद कर लें, और न्यूट्रोफिल 50% तक कर लें, तो फिर आपका ये गाउट, सूडोगाउट इनमें से कोई एक हो सकता है। और फिर उसके आपको पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिफरेंट डिजीज है, उसमें डिफरेंट जॉइंट जो स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो ये तो उसके और पॉइंट हैं। और सेप्टिक आर्थराइटिस आपको बता दिया। तो सेप्टिक आर्थराइटिस क्लाउडी उसका सल्फर फ्लूइड होता है, 50,000 से ज़्यादा उसके WBC काउंट होता है, और 90% से न्यूट्रोफिल हो, तो फिर आपका डायग्नोसिस बनता है सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके, तो ये आपने सेप्टिक आर्थराइटिस का वो हमने लिया। ये ग्राम स्टेनिंग की हुई है, ग्राम स्टेनिंग की स्लाइड है, जिसमें आपको अगर तो जो आपके कोकाए हैं वो
वो गुच्छे की फॉर्म में हो तो ये स्टेफिलोकोकस होता है, अगर वो चेन की फॉर्म में हो तो स्टेफिलोकोकस होता है। तो ये था आपका ट्रॉफी फॉर्मेशन गोट में होती है, बिल्कुल। तो ये था आपका। अच्छा, ये मैं एक और डीडी बता दूं ताकि आपको डीडी में प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो डिफरेंशियल ओस्टियोमाइलाइटिस, ये भी सेप्टिक अर्थराइटिस की तरह जो जॉइंट होगा वो इन्फ्लेम्ड होगा, वो हॉट होगा, वो पेनफुल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट जो है शो सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन उसमें नॉर्मल होती है ओस्टियोमाइलाइटिस में, जबकि सेप्टिक अर्थराइटिस ये एक डिफरेंशिएटिंग वर्ड है। उसके बाद ये है कि किस्टल पैथी हो सकती है। गाउट भी डीडी बनता है, आपको पता है सेप्टिक अर्थराइटिस का, उसमें भी जॉइंट पेन होती है, गाउट। तो फिर हम क्या करते हैं, वो कहता है कि आर्थोसेंटिसिस करते हैं, ठीक है, वो सैंपल लेते हैं और फिर क्रिस्टल एनालिसिस करवाते हैं। अगर तो आपको क्रिस्टल जो है वो नेगेटिव बाई नीडल शेप, नेगेटिव बाई रेफ्रिंजिंग अंडर पोलराइज लाइट मिले, नीडल शेप पॉजिटिव बाई रेफ्रिंजिंग अंडर पोलराइज लाइट आपको क्रिस्टल मिल रहे हैं, तो ये गाउट है, तो फिर गाउट है। और अगर आपको रोम्बाइड शेप, क्रिस्टल शेप नहीं, रोम्बाइड शेप वो क्रिस्टल मिलते हैं सिनोवियल फ्लूइड में, और वो पॉजिटिव बाई रेफ्रिंजिंग हैं अंडर पोलराइज लाइट, तो ये सूडो गाउट है जिसमें कैल्शियम और पायरोफॉस्फेट डिपॉजिट किए होते हैं। तो ये इसके दो डीडी हैं जो कि आपको रोम्बाइड शेप और नीडल शेप, और फिर नेगेटिव गाउट होगा, पॉजिटिव बाई रेफ्रिंजिंग सूडो गाउट होगा। तो ये इसके डीडी हैं। और अगर रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ठीक है, बाकी साइन सिम्टम सेप्टिक अर्थराइटिस से मिलते हैं, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ओके, अब सेप्टिक अर्थराइटिस, नो, अब आपको आता ही है। सेप्टिक अर्थराइटिस बहुत आसान है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आर्थोसेंटिसिस, सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, डब्ल्यूबीसी काउंट 50,000 से ज़्यादा, 90% न्यूट्रोफिल। और ट्रीटमेंट नीडल एस्पिरेशन, आर्थोस्कोपी या आर्थोटमी, और एम्पिरिकल एंटीबायोटिक फ्लूक्लोक्सासिलिन। अगर मरसा है तो फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस वैंकोमाइसिन ऐड कर दो, अगर नेगेटिव है तो सेफ्टाइएक्सोन ऐड कर दो।